हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। पार्लियामेंट जो होती है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। लेजिस्लेटिव बॉडी यानी लेजिस्लेशन का काम वहां पे होता है। लेजिस्लेशन का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि एक्ट ऑफ मेकिंग एंड इनेबलिंग अ लॉ। अब आपने हाल ही में सुना होगा कि इस सेशन में पार्लियामेंट ने अपने पूरे टाइम में से सिर्फ 17% टाइम काम किया और टैक्स पेयर्स के 133 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। आप और मैं, हम लोग टैक्स पेयर्स हैं, तो जाहिर है हमको ये बात ठीक नहीं लगेगी कि हमारा पैसा ऐसे ही बर्बाद हो जाए टैक्स का। लेकिन कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि पार्लियामेंट के मेंबर्स रोज सुबह उठ के 10 बजे पार्लियामेंट जाते हैं और डिबेट करते हैं, और अगर पार्लियामेंट में काम ना हो तो हमारा पैसा टैक्स का ऐसे ही बर्बाद हो जाता है? अगर हाँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली इंडियन पार्लियामेंट को साल में कम से कम 2 बार सेशंस करना कंपलसरी है, क्योंकि किसी भी 2 सेशंस के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन हिस्टोरिकली या कन्वेंशनली देखें तो एक साल में पार्लियामेंट के अमूमन 3 सेशंस होते हैं। बजट सेशन जिसमें बजट लाया जाता है अराउंड फेब टू मई, फिर मॉनसून सेशन जो अभी चल रहा था, यूजुअली जुलाई और अगस्त के अराउंड होता है, और फिर एक होता है विंटर सेशन अराउंड नवंबर दिसंबर। कभी कभी स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता है इन तीनों के अलावा। तो यही 3 सेशंस होते हैं जहां पार्लियामेंट में बहस होती है, लेजिस्लेशन का काम होता है। अब इन सेशंस में अगर पार्लियामेंट फंक्शन ना कर पाए तब तो हम जानते हैं कि कितने करोड़ का हमारा जो टैक्स का पैसा है वो बर्बाद हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सेशंस के अलावा भी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, उनकी सैलरी, उनके कैबिनेट्स, उनकी मिनिस्ट्रीज, सबका पैसा आपके टैक्स के थ्रू ही दिया जाता है। तो फिर सिर्फ पार्लियामेंट के सेशंस नहीं, यूं भी आपके एरिया के एमपी ने साल भर में क्या क्या किया टैक्स पेयर्स की सैलरी पर, और कहीं टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद तो नहीं हुआ? ये आप चाहें तो ये सब भी सोच सकते हैं। खैर, मॉनसून सेशन काफी न्यूज में रहा, तो हमने सोचा इसके बारे में आज बात करते हैं। तो और डिटेल बताएंगे अभिषेक। जैसे आज आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आज हम पार्लियामेंट की मानसून सेशन के बारे में बात करेंगे। कि एक जो काफ़ी गतिरोध रहा विपक्ष और विपक्ष के बीच में, काफ़ी एडजस्टमेंट हुआ है, पार्लियामेंट नहीं चल पाई। अलग अलग नंबर है, कुछ बोले कितने परसेंट प्रोडक्टिविटी थी पार्लियामेंट की 10 साल में, सबसे कम थी। तो वो नंबर्स पे तो हम बाद में जाएंगे, आपसे पूरा डाटा शेयर करूंगा। उसके बाद जैसे पार्लियामेंट में जनरल एक बात की वो करना चाहते हो कि एक तो जो पार्लियामेंट का आपने मीनिंग बताया कि कानून बनाना, ऐसे कानून बनाना जिसका आप पे और हम पे सीधा असर पड़ता है। तो वो कानून बनाते हैं, तो कानून बनाने के लिए डिबेट होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। सरकार एक कानून लेके आ रही है तो उसके कई पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। आपने कानून बनाया है, आप पूरी कोशिश करिए कि मैं अच्छे से अच्छा किसी भी सब्जेक्ट पे जो कानून बना रहा हूँ या किसी चीज़ से रिलेटेड कानून बना रहा हूँ वो मैं बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छे पॉइंट्स उसमें जोड़ूँ। बट कितनी बार क्या होता है, जब सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कानून बना रहे हैं, तो कोई ड्रॉबैक है तो जो आपको दिखते नहीं है, जो बाहर बैठा इंसान है वो आपको बता सकता है कि नहीं आप इसमें ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। तो इसलिए पार्लियामेंट होती है कि सरकार और कानून लेके आती है और वहां पे। यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि यही डेमोक्रेसी है, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज को सुनना और एक बीच का रास्ता निकालना, वही डेमोक्रेसी है। राइट, और इसी से आपने से बोला कि ये डेमोक्रेसी, उसमें कुछ लोगों का ये भी पॉइंट कहना आता है कि जब सरकार के पास मेजोरिटी, जब जनता ने पूरा बहुमत दे दिया है, तो क्यों डिबेट हो। डिबेट होना जरूरी है, क्योंकि जिसने बताया कि आप जब बना रहे हैं आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा बनाया है, पर जो बाहर एक इंसान बैठा हुआ है तो उसका भी कुछ पॉइंट हो सकता है कि नहीं ये पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं इसमें और इस तरह से बेटर बना सकते हैं। तो इसलिए पार्लियामेंट में डिबेट होती है कि सरकार कोई भी कानून लेके आती है, उस पर जो भी सरकार की तरफ से लोग हैं वो उसके फेवर में बोलेंगे, जो विपक्ष में उसमें वो अपना पॉइंट ऐड करेंगे। और पहले हमने कई कई ऐसे इंसिडेंट्स देखे हमारे हमारी खुद की पार्लियामेंट में कि कोई सरकार कुछ कानून लेके आई है और सामने से विपक्ष ने कोई पॉइंट अगर रखा अपनी तरफ से किसी मेंबर ने, तो वो पॉइंट जोड़ा भी गया है उस कानून में। तो ये पहले भी हुआ है। तो एक काम तो ये हो गया पार्लियामेंट का कानून बनाना। दूसरा होता है डिबेट करना कि ऐसे मुद्दों पे कि जो कि आपसे और हमसे रिलेटेड है। कि कई मुद्दे ऐसे रहते हैं कि जिसपे एक एक ओपन डिबेट होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। अगर आप आज की सिचुएशन देखें
तो पूरी पार्लियामेंट में केवल एडजस्टमेंट हुआ, कुछ काम नहीं हुआ है। बट इसी टाइम पे अगर देखिए तो कोविड जिस सिचुएशन थी, सेकेंड वेव भी खत्म हुई, सेकेंड वेव के बाद खत्म तो नहीं बोल सकते, एक तरह से चल ही रहा कोविड। तो कोविड में सेकेंड वेव जो सिचुएशन थी उस पर एक डिबेट होना चाहिए थी, क्योंकि एक आप देखें तो सबका फेलियर, कलेक्टिव फेलियर था, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट में भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, सब फेल रहे। तो उस पर डिबेट होना थी कि हमसे कहाँ गलती हुई है, क्या हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, वो डिबेट नहीं हुई। इकोनॉमी की हालत ख़राब है, उस पर कोई डिबेट नहीं हुई। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस पर कोई डिबेट नहीं हुई। केवल हंगामा हुआ। अब ये हंगामा क्यों हुआ? ये हंगामा आप देखें तो इससे कोई बहुत बड़ी अगर आप देखें बहुत बड़ा इशू नहीं था। विपक्ष चाहता था कि पेगासस के मुद्दे पे चर्चा हो, और सरकार बोली थी कि मुद्दा ही नहीं, तो हम चर्चा नहीं करना चाहते। जो IT मिनिस्टर है उन्होंने जवाब दे दिया, तो उस पर चर्चा नहीं होना चाहिए। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता था। सरकार और विपक्ष अगर दोनों बैठ के बात करते तो उसका कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकल सकता था। बट कहीं ना कहीं दोनों को सूट करता है, सरकार को सूट करता है, ठीक है हंगामा हो रहा है, उसमें हम हमारे जरूरी कानून जो हम लाना चाहते हैं वो बिना किसी डिबेट के पास करा देंगे, और विपक्ष हंगामा करके अपनी पॉलिटिक्स करना चाहता है। विपक्ष का ये भी कहना है कि पहले जब यूपी की सरकार थी तो NDA इस हंगामा करता था। 2010 में भी जैसे 2G स्कैम के टाइम में या कोलगेट कोल स्कैम के टाइम पे कई सेशन इसी तरह से हंगामे के कारण पूरे रद्द हो गए, कुछ काम नहीं हुआ। बट ये एक देखें तो एक तरह से गलत सिस्टम है कि उन्होंने जो किया हम भी ये करें, जो कि गलत हुआ है पहले उसके लिए आप वापस गलत करेंगे तो गलत एक ये सही चीज़ नहीं है। तो बीच से एक रास्ता निकल सकता था। बट जैसे मैं कहा दोनों को सूट करता, सरकार को विपक्ष को, तो उन्होंने जरूरी काम करने के बजाय पूरा हंगामा हुआ, पूरे सेशन ऐसे निकल गया। इसी बीच कुछ कानून भी पास हुए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि इम्पोर्टेंट कई कानून पास हुए। बट ऐसे 2-3 कानूनों के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमसे डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं, तो उन कानून के बारे में बताऊंगा। उसके पहले मैं डाटा बताता हूँ कि प्रोडक्टिविटी कितनी रही इस सेशन की पूरी। सबसे पहले तो आपको ये सब एक ग्राफ जो दिख रहा है ये बता रहा है कि अक्टूबर 1990 से पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी कितनी रही है। इसमें आप देखेंगे कि जो मैंने बात कोल स्कीम के टाइम पे 2010 में सबसे कम प्रोडक्टिविटी थी। इसमें लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 6% थी और राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 2% थी। इस बार भी जो मानसून सेशन गया है उसमें प्रोडक्टिविटी आप देखें लोकसभा की 21% है और राज्यसभा की 29% है। अभी प्रोडक्टिविटी होती क्या है? तो प्रोडक्टिविटी मतलब होता है कितने घंटे राज्यसभा और लोकसभा को काम करना, तो कितने घंटे काम किए आप। इसमें देखें तो लोकसभा को इस सेशन में 96 घंटे काम करना था, पर उन्होंने 21 घंटे और 14 मिनट ही काम किया। उसी तरह से राज्यसभा को 97.5 घंटे काम करना था, पर लगभग 28 घंटे ही काम किया उन्होंने, यानी 28% प्रोडक्टिविटी रही। इसमें आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पे आप देखेंगे कई आपको लो प्रोडक्टिविटी दिख रही है, यानी कि ट्रेंड सा बन गया है कि कोई भी पार्लियामेंट का सेशन होगा उसमें हंगामा ही होना है, एडजमेंट ही होना है, कोई काम नहीं होना है। और इसी बीच अगर देखें तो सरकार में कई कानून पास हुए हैं। लोकसभा से 20 बिल पास हुए और राज्यसभा से 19 बिल पास हुए। इसमें से अधिकतर बिल ऐसे थे जिस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कुछ मिनट में ही बिना डिस्कशन के सब बिल पास हो गए। यार एक OBC बिल था जिसपे थोड़ा सा दोनों पार्लियामेंट में थोड़ा डिस्कशन हुआ था। अब कौन कौन से बिल्स पास हुए? तो सबसे पहले द एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल एक पास हुआ। बेसिकली ये सारे बिल्स में एक आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। द एसेंशियल सर्विस जो बिल है वो ये है कि जो भी सरकार की फैक्ट्री से जो भी डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें बनाती है उसमें स्ट्राइक नहीं हो सकती है। यानी कुछ भी डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी आप सप्लाई करते हैं, कोई फैक्ट्री बनाती है, तो उसमें स्ट्राइक नहीं हो सकती है। दूसरा द टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल। बेसिकली ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स था जो आपने काफ़ी सुना होगा, जो वोडाफोन आइडिया के केस में था, जो कैन एनर्जी के केस में था, वो रेट्रोस्पेक्टिव केसेस जो लॉ था, टैक्स था, उसको इस अमेंडमेंट के द्वारा खत्म किया गया। बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या था? उसमें ये था कि आज की तारीख में आप जो पहले कोई डील हुई, सपोज कि मैं आज 2 साल पहले किसी कंपनी में कुछ ट्रांजेक्शन हुआ या किसी कंपनी को टेक ओवर किया है, तो मैं आज ये कानून बना उस कानून में ये था कि मैं आज बोल सकता हूँ कि आपने 2 साल पहले जो ट्रांजेक्शन हुआ 2 कंपनी के बीच पे, उस पर आज के नियम के तहत ये टैक्स लगेगा। तो इस टैक्स काफ़ी विवादित एक टैक्स था। वोडाफोन का केस देखे, कैन एनर्जी का केस देखे,
तो कोर्ट में भारत सरकार केस हार गई थी, विदेशों में भी आर्बिट्रेशन कोर्ट में जब ये केसेस हुए थे वहाँ पे भारत सरकार केस हार गई है। कैन एनर्जी के केस में तो फ्रांस की जो कोर्ट है वहाँ पे जो फ्रांस की जो भारत सरकार की संपत्ति है उसको कुर्की करने की भी प्रोसेस चल रही है। तो काफ़ी विवादित केस था, तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को इस टैक्सेशन लॉ के तहत खत्म किया गया है। जो एक और जो कानून है द डिपॉजिटरी इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल, बेसिकली ये जो बिल है ये है कि अगर जैसे कोई बैंक या कोई भी कोऑपरेटिव बैंक अगर डूबती है तो उसमें जो डिपॉजिटर का पैसा है वो कितना इंश्योर रहेगा। तो पहले जो लिमिट थी कि अगर कोई भी अगर बैंक अगर बंद होती है तो डिपॉजिटर का 1 लाख तक का रुपया इंश्योर रहता था, उस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख कर दिया गया है कि डिपॉजिटर का 5 लाख रुपए तक का पैसा इंश्योर रहेगा। और ये पैसा आपको अगर बैंक जब भी बंद होती है, जब ऑफिशियली जब उसका क्लोजिंग होती है तो उसके 90 दिन के अंदर आपको 5 लाख रुपए ये मिल जाएंगे। अगला कानून है द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अमेंडमेंट बिल। बेसिकली ये कानून में ये है कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी सरकार की जो 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसमें सरकार अपनी हिस्सेदारियां बेच सकेगी। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि बजट में एक सरकार ने एक प्रस्ताव रखा था कि वो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करेगी, तो इसीलिए कानून लाया गया है कि अब सरकार अपनी हिस्सेदारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी में बेच सकती है। एक और कानून है द इंश्योरेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट बिल अमेंडमेंट बिल। इसमें ये है कि जो इंश्योरेंसी या बैंक्रप्सी का जो कोर्ट था उसमें देखिएगा कि बड़ी कंपनी है, अगर आपको अपने आप को इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट डिक्लेयर करना है तो उसकी प्रोसेस काफ़ी इजी थी एज कम्पेयर टू स्मॉल एंड माइक्रोसेक्टर इंडस्ट्रीज। तो अब इस अमेंडमेंट के द्वारा सरकार ने जो स्मॉल एंड माइक्रो एंड मीडियम सेगमेंट जो कंपनी है उनके लिए भी ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी की जो प्रोसेस है उसको काफ़ी इजी बनाया है। और जो सबसे बड़ा एक जो बिल पास हुआ है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, यानी संविधान में संशोधन किया गया है। ये 127वां संशोधन है संविधान में, जिसको ओबीसी बिल भी कहा जा रहा है। तो बेसिकली ये संशोधन द्वारा ये सरकार ने किया है कि अगर किसी भी जाति को ओबीसी कैटेगरी में अगर ऐड करना है तो अब राज्य सरकारें भी कर सकेगी। इसके पहले क्या होता था कि जो ओबीसी आयोग है वो रिकमेंड करता था राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति इसका नोटिफिकेशन जारी करते थे किसी भी जाति को ओबीसी कैटेगरी में ऐड करना है या नहीं करना है। अगर इसका जो ड्रॉबैक है उसका यह हो रहा था कि कई राज्यों ने अपने यहाँ पे उनके यहाँ पे जो उनके राज्यों में कुछ जातियों को ओबीसी कैटेगरी में उन्होंने ऐड किया था और उनको रिजर्वेशन दिया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये केसेस गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये केसेस ये जो रिजर्वेशन दिया था वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, क्योंकि उसमें कानून में ये प्रावधान है कि राज्य सरकार ऐड कर सकती है। तो अब राज्य सरकारों को भी अधिकार दे दिया है कि उनके राज्य में कुछ जाति ऐसी है जिनको ओबीसी में वो ऐड करना चाहते हैं, उनको रिजर्वेशन देना चाहते हैं, तो वो रिजर्वेशन दे पाए। तो ये कुछ मेन इस पार्लियामेंट के मानसून सेशन था, ये कुछ कई बिल पास हुए, इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट बिल थे वो हमने आपके साथ आज शेयर किए हैं। तो इस बार के कॉन कॉल में हमने बात की कि पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में कौन से इंपॉर्टेंट बिल्स पास हुए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगली बार के कॉन कॉल में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।